A very good evening to one and all. Welcome you all in my session of Specific Relief Act 1963. So today, in today's class, I will be discussing Specific Relief Act 1963. Now, what do you mean by specific relief? Guys, अगर आपको कहीं भी doubt होगी, you can ask me at that moment only, either in a chat or you can ask me here in a live session. So see, specific relief के act क्या है? ये specific relief provide कर रहा है आपको. It provides specific relief means कि इसमें क्या है? जो आपका suppose there is a contract is between you and me. Now I have breached the contract. You go to a court for performance of that contract. Is it clear कि आपको यही contract चाहिए? आपको ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवाना है, आपको कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, डैमेजेस नहीं चाहिए, तो वहां पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपका यही प्रोवाइड करता है, स्पेसिफिक रिलीफ ही प्रोवाइड करता है. सो ये जो टर्म है जनरली इसमें क्या है, आप रिलीफ मांग रहे हो, स्पेसिफिक काइंड का रिलीफ मांग रहे हो रादर देन जनरल रिलीफ और डैमेजेस मांग रहे हो. इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी अनलॉफुली किसी ने प्रॉपर्टी डिस्पोजेस कर ली है, अनलॉफुली प्रॉपर्टी डिस्पोजेस कर ली है, उसमें क्या है, आप जनरल रिलीफ ये कह सकते हो डिफेंडेंट को कि कॉम्पनसेशन पे करे, लेकिन उसके साथ आप ये भी कह सकते हो कि आपको कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, आपको वो प्रॉपर्टी ही चाहिए, तो दैट इज यू वांट स्पेसिफिक रिलीफ. इज इट क्लियर? दैट प्रॉपर्टी ही आपको चाहिए. तो इट मींस स्पेसिफिक रिलीफ मींस आपको कोई कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, डैमेजेस नहीं चाहिए, सिर्फ आपको कॉन्ट्रैक्ट को पर्टिकुलरली परफॉर्म करवाना है. इज इट क्लियर? सो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में person is required to perform the contract specifically, that is specific performance of the contract may require him to deliver the promised goods. तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जनरली कहाँ पे ग्रांट होता है? जहाँ पे कोई एक्चुअल डैमेजेस आप असर्टेन नहीं कर सकते हो, कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो कि इसका एक्चुअल नुकसान क्या हुआ, उसके डैमेजेस कितने होने चाहिए, तो वहां पे क्या बोलेगा कोर्ट की कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करो. फॉर एग्जाम्पल है जब दी व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ सेल इज पिक्चर, ठीक है, जब आपका जो सेल का ऑब्जेक्ट है वो पिक्चर है जो कि डेड पेंटर ने पेंट की थी. There was a contract for the sale of a picture that was painted by a dead painter. तो उसमें क्या, अगर आप नहीं प्रोवाइड कर रहे हो तो कॉम्पनसेशन इन मनी दैट विल नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट रिलीफ टू द प्लेंटिफ. सो वहां पे आप क्या कह रहे हो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही होना चाहिए. इज इट क्लियर? तो दिस वाज अंडर दी, और यहाँ पे आपको स्पेसिफिक रिलीफ में कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं, बट दे डज नॉट एक्सप्रेस द रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज. किस वजह से? फ्रॉड की वजह से, म्यूचुअल मिस्टेक की वजह से, रेक्टिफिकेशन की वजह से, और वो आपको यहाँ पे प्रोविजन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में बताई गई है. इज इट क्लियर? तो स्पेसिफिक रिलीफ का आपको मैंने एक पर्टिकुलर मीनिंग बता दिया कि व्हाट इज स्पेसिफिक रिलीफ. नाउ अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में हम पढ़ने क्या वाले हैं, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि what there are 7 sister remedies under specific relief. There are 7 sister remedies. तो उसका हम 7 sister remedies के बारे में हम डिस्कस करेंगे. Then we are going to discuss about the remedy of recovery of immovable property. Is it clear? किसी पर्सन को उसकी कंसेंट के बिना उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में से डिस्पोजेस कर दिया है, तो उसके लिए क्या रेमेडी है वो हम डिस्कस करेंगे. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस कि नॉर्मल रेमेडी क्या है सेक्शन 5 के अंडर, स्पेशल रेमेडी क्या है सेक्शन 6 के अंडर. इज इट क्लियर? तो व्हाट है, हम उसको सेक्शन 5 और 6 को हम कंपैरिजन करेंगे, कॉन्ट्रास्ट करेंगे, उसका डिफरेंस क्या है उसमें, that we are going to study. Then third thing that we are going to study is कि specific performance of contract आपको कब मिलता है. Is it clear? For that we have section 10, 14, 12, 20. Section 12, 10, 12, 14 and 20. Then we are going to study about the डिक्लेरेटरी डिक्रीज के रिगार्डिंग पढ़ेंगे, उसका नेचर उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे.
Then we have injunctions also here. Specific Relief Act में injunction भी है. We are going to study about temporary and permanent injunction. कि permanent injunction कब grant होती है, कब आपको refuse की जाती है. Is it clear? So in total we have 42 sections. अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का बेयर एक्ट देखोगे तो वी हैव टोटल 42 सेक्शन. अगर इंडेक्स देखोगे वहां पे 44 सेक्शंस हैं, लेकिन लास्ट टू सेक्शंस 43 और 44 रिपील किए गए हैं. सो इन टोटल वी हैव 42 सेक्शंस. और चैप्टर्स कितने हैं यहाँ पे? 8 चैप्टर्स हैं इन टोटल. इज इट क्लियर? वी हैव 8 चैप्टर्स एंड 42 सेक्शंस. और ये जो एक्ट है, इट केम इनटू फोर्स ऑन 1st March 1964. It came into force on 1st March 1964. तो इस एक्ट में आपको क्या बताया गया है? डिफाइन किया गया है, अमेंड किया गया है लॉज रिलेटिंग टू सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ. इज इट क्लियर? So we have discussed the meaning of specific relief. नेक्स्ट क्या है? अब ये देखो, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा. इस डॉक्यूमेंट में क्या है? अमेंडमेंट्स आई हैं. देयर आर सर्टेन अमेंडमेंट दैट इज स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट 2018. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? देयर हैव बीन अ चेंजेस टू द 1963 एक्ट. जो हमारा ओरिजिनली एक्ट है उसमें चेंजेस आए हैं. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या है कि आपको डिटेल में हम यहाँ नहीं डिस्कस करने वाले, हम अकॉर्डिंग टू सेक्शंस डिस्कस करेंगे. तो वो क्या है आपका कि इसमें सेक्शन 10 में आपका चेंज आया है, सेक्शन 6 में चेंज आया है. और ये जो अमेंडमेंट एक्ट था ये किसकी रिकमेंडेशन पे आया है? एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट की. एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन पे ये चेंजेस आए हैं. इस एक्सपर्ट कमेटी में 6 मेंबर्स थे. वी हैव 6 मेंबर्स इन द एक्सपर्ट कमेटी, जिसमें कि लीगल प्रैक्टिशनर्स थे, एकेडमिक्स थे. एंड दिस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन जनवरी 2016. और इन्होंने सजेस्ट किया था कि देयर मस्ट बी सम अमेंडमेंट्स टू द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ताकि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ये ग्रांट की गई है एज अ जनरल रूल एंड टू इंश्योर दैट डिस्क्रिशनरी रिलीफ इज डन अवे विद. इज इट क्लियर? फॉर इंश्योरिंग द ईज फॉर डूइंग बिजनेस इन इंडिया. तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस अमेंडमेंट एक्ट के पीछे? तो वहां पे क्या दिया गया है? गिविंग प्राइमेसी टू द स्पेसिफिक रिलीफ. इज इट क्लियर? वहां पे स्पेसिफिक रिलीफ को प्राइमेसी दे रहे हैं. And it is based on the intent to ensure enforcement of moral obligation to honor one's promise. तो यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स दी गई है और वो अमेंडमेंट्स एक्सपर्ट कमेटी के कहने पे वो अमेंडमेंट्स आई हैं. तो हम आगे देखते हैं. अमेंडमेंट एक्ट में ये इन्होंने डिस्क्रिशन रिड्यूस कर दी है. जो कोर्ट्स के ऊपर डिस्क्रिशन थी कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करते हैं या नहीं करना, इट वाज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. अब वो डिस्क्रिशन को रिड्यूस कर दिया है उन्होंने, कम कर दिया वो डिस्क्रिशन. इज इट क्लियर? तो ये इंट्रोड्यूस क्या कर रहे हैं? नई रेमेडी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. किस चीज की? सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस की. सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस की नई रेमेडी इंट्रोड्यूस की है. और ये जो सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस की रेमेडी है, दैट इज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इज इट क्लियर? दैट इज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. और ये नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी की राइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था, या तो खुद परफॉर्म करना था या थर्ड पार्टी के उस पर उन्होंने परफॉर्म करवाना था. अमेंडमेंट का एम क्या है? ये जो अमेंडमेंट एक्ट है इसका एम क्या है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं उनको रीअलाइन करना, सो दैट दे कैन ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस इन इंडिया, जब वो वाइल कंटिन्यू टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्चुअल एनफोर्समेंट एंड स्ट्रेंथन इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टर. तो ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, ये एक ऑर्डर है सिविल कोड्स का. इट इज एन ऑर्डर ऑफ द सिविल कोड. इज इट क्लियर? जिनको जो कि क्या रिक्वायर करती है? कॉन्ट्रैक्ट ब्रेकर टू परफॉर्म द प्रॉमिस ही हैज मेड.
प्रॉमिस ब्रेकर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने किया है, ये कॉम्पनसेशन का ऑर्डर है। ऑन दी अदर हैंड इट रिक्वायर्स कॉन्ट्रैक्ट ब्रेकर की, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है वो मनी की टर्म्स में पे करेंगे अगर कोई लॉस सफर हुआ है। और जो हमारा प्रेजेंट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है 1963, यहाँ पे एक एक्सेप्शन ग्रांट की गई है। They have granted the exception in the present act कि जहाँ पे compensation adequate relief नहीं है और discretionary relief है, वहीं पे specific relief मिलेगा। तो 1963 एक्ट की जो अप्रोच है वो आउटडेटेड नहीं है। ये जो लॉ है करेंटली यूके में भी इन्फोर्स है एंड इन मेनी ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ यूएसए, सिंगापुर और भी कॉमन लॉ कंट्रीज में ये इन्फोर्स है। अब जो हमारे फ्रांस, जर्मनी या और स्टेट्स हैं, फ्रांस, जर्मनी या और स्टेट्स हैं जैसे कि यूएस, चाइना और कंट्रीज हैं, उनमें भी अलाउ किया गया है पार्टीज को, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है पार्टीज, उनको अलाउ किया गया है कि दे हैव टू चूज बिटवीन दी टू रेमेडीज। तो अमेंडिंग एक्ट भी यही रिस्ट्रिक्शन रिमूव करना चाह रहा है कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की एक्सेप्शनल रेमेडी है। इज इट क्लियर? तो ये नेचर है रेमेडीज, इट अफेक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। तो 1963 के लॉ के अंडर अगर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर रही है, दूसरी पार्टी है may not able to prove and claim all the losses is suffered by the breach. तो जो हमारा प्रेजेंट लॉ है 1963 का, अगर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर रही है तो दूसरी पार्टी अगर वो नहीं प्रूव कर पा रही है, he may not be able to prove and claim all the losses suffered by the breach. तो वहां पे क्या है कि वहां पे जहां वो प्रूव नहीं कर पा रहा है तो ही कैन नॉट आस्क फॉर दी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्फिडेंटली, क्योंकि वहां पे कोई गारंटी नहीं है कि उसको मिलेगा ही। और अमेंडमेंट के साथ क्या है, जो अमेंडमेंट एक्ट आया है उसमें क्या है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। इज इट क्लियर? सो ये आपका अमेंडमेंट का था कि जो 2018 में अमेंडमेंट्स आई है, चेंजेस आई है, वो आपका सेक्शन 6 में आया है, सेक्शन 10 में आया है, सेक्शन 14 में आया है। एक नया सेक्शन ऐड कर दिया इन्होंने सेक्शन 14A, देन सेक्शन 16C में, सेक्शन 20 में, सेक्शन 20A और B नया सेक्शन ऐड कर दिया, 20C आया है नया सेक्शन, सेक्शन 21 में अमेंडमेंट आई है। तो ये 9 अमेंडमेंट्स आपके आई हैं वहां पे। तो ये जो अमेंडमेंट्स है वी विल डिस्कस साइड बाय साइड। इज इट क्लियर? सो लेट अस सी दी मेन एक्ट। तो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता दिया है कि हम लिमिटेशन एक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी 7 सिस्टर रेमेडीज जो हमें यहाँ पे दी गई है। फिर अगर किसी ने आपको डिस्पोजेस कर दिया अपनी प्रॉपर्टी में से, तो उस प्रॉपर्टी को रिकवर कैसे करना है, क्या रेमेडी है पर्सन के पास। देन वी आर गोइंग टू स्टडी the normal remedy under section 5 and special remedy under section 6. Then we are going to study about the declaratory decrees, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की क्या रेमेडीज है, कब इन्हें ग्रांट की जाती है, कब रिफ्यूज की जाती है। इज इट क्लियर? सो देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंजंक्शन, स्पेशली परमानेंट इंजंक्शन। देन वी आर गोइंग टू study about the rectification of instrument, how instrument can be rectified, remedy क्या है। अगर कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप रिसाइन कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो, then what will be the remedy here. Then under section 33 you are going to study about the restitution stop where compensation begins. Restitution stops where compensation begins. तो अब ये क्या है आपकी, तो हम बेयर एक्ट में देखो अब अपने सी या बेयर एक्ट। तो सेक्शन 1 क्या है बेयर एक्ट में, दैट इज शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। इस एक्ट को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 कहा गया है एंड इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। देखो अब जो यहाँ पे एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, नाउ दिस इज नॉट देयर, our whole specific relief act is applicable to India, whole of India. Is it clear? Then it shall come into force on
such days as the central government by notification in the official gazette appoints. ये भी मैंने आपको बता दिया 1 मार्च 1964 को ये इन्फोर्स हुआ था. Is it clear? Then section second आपका है definition clause है, तो उसमें आपको 5 definitions दी गई है. पहला क्या है, obligation दी गई है. First definition is obligation. तो obligation में आपका क्या है, it means includes every duty enforceable by law. It includes every duty enforceable by law. तो ऑब्लिगेशन में हर एक ड्यूटी वो है जो कि लॉ ने इन्फोर्स की है आपके. नेक्स्ट आपका आता है सेटलमेंट. सेटलमेंट का मतलब क्या है, मींस एनी इंस्ट्रूमेंट अदर देन अ विल और कॉडिसिल. देखो विल और कॉडिसिल कहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में. तो सेटलमेंट का मतलब इंस्ट्रूमेंट है, और इंस्ट्रूमेंट में विल और कॉडिसिल नहीं इंक्लूड हुए हैं, लेकिन whereby the destination or devolution of successive interest, movable or immovable properties dispossessed of or is agreed to be disposed of. तो इसका मतलब क्या है, see, settlement means an instrument other than a will or codicil as defined by Indian Succession Act 1925, whereby the destination or devolution of successive interest. Is it clear? डेस्टिनेशन और डेवल्यूशन ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट की जो आप पे इंटरेस्ट डिवॉल्व हो रहे हैं, मूवेबल है चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इज डिस्पोज्ड ऑफ, और या तो आपने वो डिस्पोज ऑफ कर दी है या आपने अग्री किया है कि आप वो प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करोगे. नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन क्या है, ट्रस्ट की है. ट्रस्ट का सेम मीनिंग है जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट में दिया गया है सेक्शन 3 में. और ट्रस्ट में क्या इंक्लूड हो रहा है, obligation in a nature of trust. Obligation in nature of trust within the meaning of chapter 9 of the act. Is it clear? तो chapter 9 कौन से एक्ट का, that is Indian Trust Act. That is Indian Trust Act. Is it clear? Now trustee कौन है, every person holding property in trust. Every person holding property in trust. Is it clear? Who is a trustee? For example, देखो मैंने अपनी प्रॉपर्टी है ट्रस्ट को दे दी है, वहां पे क्या पर्पस के लिए, स्कूल कंस्ट्रक्ट करवाना है, स्कूल रन करने के लिए मैंने अपनी प्रॉपर्टी दे दी है. तो उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए किसी पर्सन को अपॉइंट कर दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रस्टी. सो एवरी पर्सन होल्डिंग प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट इज नोन एज द ट्रस्टी. अब आपको ई क्लॉज क्या कहता है, ई क्लॉज सेज all other words and expressions, all other words and expressions used herein but not defined. Is it clear? जो भी यहाँ पे हमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में वर्ड्स यूज किए गए हैं बट यहाँ पे हमें डिफाइन नहीं किए गए हैं, तो उनका क्या मीनिंग हम लेंगे, and defined under Indian Contract Act 1872. बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइन किए गए हैं, तो उनका हम वही मीनिंग लेंगे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मीनिंग दिया गया है इनका. नेक्स्ट, तो ये आपकी 5 डेफिनेशंस थी, दैट इज सेक्शन 2. आई होप से यू आर क्लियर विद द डेफिनेशंस. नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 3 सेविंग्स. इसमें एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड हियरिन, nothing in this except as otherwise provided herein, nothing in this act shall be deemed to deprive any person of any right to relief other than specific performance. ठीक है, except as otherwise provided herein means कि जो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, nothing in this act shall be deemed to deprive any person, कि किसी पर्सन को डिप्राइव नहीं किया जाएगा राइट टू रिलीफ अदर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस व्हिच ही मे हैव अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट. अगर उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई राइट है तो उस राइट के लिए इनको डिप्राइव नहीं किया जाएगा. सेकंड, टू अफेक्ट एनी ऑपरेशन ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 ऑन डॉक्यूमेंट्स. तो यहाँ पे इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 को भी अफेक्ट नहीं करेगा, उनके ऑपरेशन को भी अफेक्ट नहीं करेगा. इज इट क्लियर? तो अब फोर्थ सेक्शन क्या है, स्पेसिफिक रिलीफ टू बी ग्रांटेड ओनली फॉर इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स एंड नॉट फॉर इन्फोर्सिंग पीनल लॉज. तो ये भी अब आपको क्लियर हो गया है हेडिंग से ही कि जो स्पेसिफिक रिलीफ है ये सिर्फ किसके लिए, किस पर्पस के लिए है, इंडिविजुअल सिविल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए है एंड नॉट फॉर द मेयर पर्पस ऑफ इन्फोर्सिंग अ पीनल
लॉज, ठीक है। तो पीनल लॉज में ये नहीं ग्रांट होगा, ये सिर्फ आपकी सिविल इंडिविजुअल सिविल राइट्स में ग्रांट होगा। इज इट क्लियर गाइस? तो सेक्शन 1 से लेके 4 में फॉर द प्रिलिमिनरी पार्ट है ये। So there is nothing much. First is regarding short title extent and commencement. Second is regarding definitions है. Third saving है. Fourth उन्होंने क्या कहा है कि specific relief act है आपका, वो सिर्फ individual civil rights में applicable होगा and it is not enforceable in penal laws. Is it clear? So let us discuss next. अब यहाँ पे आपका जो सेक्शन 5 है, मैंने आपको जब स्टार्टिंग में ये बताया था कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर, तो यहाँ पे मैं आपको ये बताया था कि हम अगर आपको डिस्पोजेस कर दिया है इमूवेबल प्रॉपर्टी से, तो उसको किस तरह से रिकवर करना है, व्हाट आर द रेमेडीज। इज इट क्लियर? सो लुक एट द डॉक्यूमेंट। एक्ट को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक्सटेंड 1963 कहा गया है और ये होल ऑफ इंडिया को एप्लीकेबल है। ये 1 मार्च 1964 में आया, इन्फोर्स हुआ था एंड इट हैज 42 सेक्शंस। और जो प्रेजेंट एक्ट है 1963, इससे पहले हमारा कौन सा एक्ट था? 1877 का एक्ट था। इज इट क्लियर? वी हैव 1877 एक्ट, तो वो रिप्लेस होके 1963 आ गया और अब 2018 में अमेंडमेंट्स हुई। तो मीनिंग क्या है स्पेसिफिक रिलीफ का? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। स्पेसिफिक रिलीफ की जो एक रेमेडी है, जिससे क्या उसका एम क्या है? एग्जैक्ट फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने आपको यही बताया था कि आपको कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म करवाना है, तो ये इसका ये इट इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द जनरल रेमेडी। जनरल रेमेडी क्या है? जिसमें आपको कॉम्पनसेशन भी मिल सकती है। यहाँ पे क्या है? एग्रीव्ड पार्टी है, अगर वो उसको हम मनी में कॉम्पनसेट कर सकते हैं, तो उसको सिर्फ डिक्री फॉर डैमेजेस मिलेगा, ना कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। लेकिन जहाँ पे पेक्यूनियरी कॉम्पनसेशन या एडिक्वेट रिलीफ नहीं है फॉर नॉन परफॉर्मेंस, इज इट क्लियर? फॉर नॉन परफॉर्मेंस देन आपको क्या मिलेगा? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलेगा, दैट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, so next is just a minute, guys. Now specific relief है, ये एक प्रोसीजरल लॉ है या सब्सटैंटिव लॉ है? इट इज अ प्रोसीजरल लॉ, जहाँ पे आपको प्रोसीजर बताया गया है कि किस तरह से आपको प्रॉपर्टी अपनी रिकवर करनी है एंड इट इज एप्लीकेबल टू बोथ इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। तो प्रोसीजरल लॉ क्या है? एडजेक्टिव लॉ क्या है? जहाँ पे आपको प्रोसीजर बताया गया है। एंड सब्सटैंटिव लॉ क्या है? जहाँ पे आपको राइट्स दी गई हैं, बट यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ में प्रोसीजर बताया गया है, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिड्रेस। ये स्पेसिफिक क्यों है इसके अपने प्रोसीजर के लिए? क्योंकि यहाँ पे सूटर को रिलीफ मिलता है, स्पेसिफिक रिलीफ मिलता है। इज इट क्लियर? स्पेसिफिक रिलीफ मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ ये जो स्पेसिफिक रिलीफ था, ये इंग्लैंड में कोर्ट्स ऑफ इक्विटी ने दिया था, जब कोई कॉमन लॉ रिलीफ या कोई भी रिलीफ कॉमन लॉ कोर्ट्स ने ग्रांट नहीं होता था या इनएडिक्वेट था, तो वहां पे कोर्ट्स ऑफ इक्विटी क्या ग्रांट करते थे? स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांट करते थे। क्लियर? सो ये जो आपका पूरी इक्विटी जूरिस्प्रूडेंस की जो ब्रांच है, वो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट इन आइदर पार्टी बट अ मैटर ऑफ डिस्क्रिशन इन द कोर्ट्स। तो ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर मिल रही है ना नहीं मिल रही है, ये एक डिस्क्रिशनरी रेमेडी है जो कि 2000 अमेंडमेंट में चेंज के लिए बोला गया है। सो अगर रेमेडी डैमेजेस इनसफिशिएंट है, कोर्ट मना कर सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। सो कोर्ट को इट इज नॉट मैंडेटरी, बाउंड नहीं है कोर्ट 1963 के एक्ट के अंडर कि वो रिलीफ उनको ग्रांट करेंगे, क्योंकि इट इज लॉफुल टू डू सो। सो बट ये जो डिस्क्रिशनल पावर है कोर्ट की, ये आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए। ये वो क्यों मना कर रहे हैं? देयर शुड बी अ रीजन, देयर शुड दैट शुड बी साउंड एंड रीजनेबल। अगर वो ऐसे ही मना कर रहे हैं
then you cannot say कि भाई why आप पूछ सकते हो कि why you have not given me the, why you have not granted the specific relief. So that must not be arbitrary, it should be sound and reasonable. Is it clear? तो अब आपका सेक्शन 4 के बारे में बताया जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि यहाँ पे इंडिविजुअल सिविल राइट्स में कोई ही ग्रांट किया गया है, पीनल लॉज को नहीं मिल रहा है, तो इट मींस अगर आपका आईपीसी है, सीआरपीसी है, उसके अंडर आपको स्पेसिफिक रिलीफ नहीं मिल सकता। देखो यहाँ पे एग्जांपल हमने डिस्कस किया है, एग्जाम्पल क्या है, ए ने थ्रेटन किया है टू पब्लिश द स्टेटमेंट कंसर्निंग बी, और विच और ये हमें पता है ये डेफर्मेशन है, ये कहाँ पनिशेबल है, आईपीसी में पनिशेबल है। तो कोर्ट है इंजंक्शन ग्रांट कर सकते हैं टू रिस्ट्रेन दी पब्लिकेशन, ये पब्लिकेशन नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ग्रांट होगा। सो इवन दो इट मे बी शोन नॉट इंजूरियस टू बीज प्रॉपर्टी, फिर भी वहां पे क्या है वो पब्लिकेशन को रोक सकते हैं। इज इट क्लियर? तो जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में प्रिंसिपल्स हैं वो सिर्फ एक बेटर रेमेडी के लिए ही नहीं फ्रेम हुए इन द केस ऑफ द क्रिमिनल ऑफेंस, लेकिन कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन के ग्राउंड पे हुए फॉर इंजरी टू द प्रॉपर्टी। नाउ तो सेविंग क्लॉज भी हमने कर लिया है। सेविंग क्लॉज में आपका क्या है कि आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आपकी कोई राइट है उस पर्सन को डिप्राइव नहीं किया जाएगा, या फिर अगर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में कोई लॉ को भी अफेक्ट नहीं करेगा। देन वी हैव डिस्कस द डेफिनेशन क्लॉज आल्सो। अब ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है जो आपका, ये एग्जॉस्टिव है या नहीं? नाउ अब ये इट इज नॉट एग्जॉस्टिव, व्हाई? बिकॉज इसमें क्या है, जो सिविल कोर्ट्स में इसका स्फीयर बहुत वाइड है, उसका प्रियम्बल में ऑलरेडी जो सबसे पहले लाइन होती है एक्ट में, उसका जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में क्या कहा गया है, ये एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे तरह के स्पेसिफिक रिलीफ दिए गए हैं। सो वहां पे भी उन्होंने क्या कहा है, एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ्स। अब यहाँ पे अशोक के श्रीवास्तव वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अशोक के श्रीवास्तव वर्सेस नेशनल इंस्टीट्यूशन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1998 का केस है ये। Now this act is not restricted to specific performance. This act is not restricted to specific performance of contract, क्योंकि जो लॉ है वो क्या गवर्न कर रहा है, कोर्ट की पावर्स गवर्न कर रहे हैं in granting specific reliefs in variety of fees. So जो एक्ट है ये सारे कवर, ये एक्ट इसमें क्या कहा गया है कि एक्ट है it does not cover all specific reliefs conceivable. This was held in Ashok K. Srivastava versus National Insurance Company Limited. Is it clear? So specific relief है इस एक्ट के अंदर, it could be in the form of recovery of possession of property, specific performance के लिए rectification of instrument, rescission of contract, cancellation of instrument, declaratory injunction. तो यही मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसमें हमने स्पेसिफिक में क्या रीड करना है। Is it clear? So guys, I'm sending you another link, please join that.